जय हिंद दोस्तों। टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, इन तीनों कोर्ट्स को पढ़ने के बाद जो पारंपरिक रूप से हमें न्यायालयों के बारे में पढ़ना था वो टॉपिक अब खत्म हो चुका है। अब आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एमपीपीएससी के मेंस के सिलेबस में। आप देखेंगे तो कुछ अन्य टॉपिक्स भी हैं न्यायपालिका से रिलेटेड, जैसे कि एक है जुडिशियल रिव्यू, दूसरा है न्यायिक सक्रियता और उसके बाद ग्राम न्यायालय। इनके बारे में पढ़ना है, तो एक एक करके हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यायिक समीक्षा, जिसे हम न्यायिक पुनरावलोकन भी कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ठीक, तो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेना आवश्यक है, और आखिर में ये होता क्या है ये समझ लेंगे हम। तो आखिर में संविधान में कैसे कैसे इसका प्रादुर्भाव हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला और ये कैसे कहाँ वर्णित है, इसके बारे में ये सब चीज़ें हम समझेंगे। तो न्यायिक समीक्षा को अगर आप ध्यान से इसके शब्दों की मीनिंग अगर आप निकालेंगे तो न्यायिक मतलब होता है न्याय से रिलेटेड, और समीक्षा मतलब किस चीज़ का रिव्यू करना, यानी कि उसको जांचना कि वो चीज़ कितनी सही है और कितनी गलत है। ठीक, तो इससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है कि किसी भी कानून की वैधता को जांच करना कि वो कितना सही है या कितना संविधान सम्मत है। ठीक, तो ये तो हो गई न्यायिक समीक्षा। अब इसका प्रादुर्भाव कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अमेरिकी संविधान में। तो इसका प्रादुर्भाव जो है सर्वप्रथम अमेरिकी उच्चतम न्यायालय जो है वहाँ से इसका प्रादुर्भाव माना जाता है। ठीक, उसके बाद जो है विश्व की अन्य अदालतों ने भी इसको अपनाया और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी ये अपनी संभावनाएं इसमें व्यक्त की और इसको लोगों के सामने रखा। ठीक, अब बात आती है कि आखिर में न्यायिक समीक्षा जो है क्या संविधान में पहले से वर्णित था या बाद में उसको जोड़ा गया, या क्या इसकी मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है इसकी। तो उसके बारे में आपको एक रोचक तथ्य ये जानना होगा कि न्यायिक समीक्षा शब्द का पूरे संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही कि न्यायिक समीक्षा का पूरे संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। तो आप सोचेंगे आप कि आखिर में फिर ये शब्द आया कहाँ से और कैसे इसको हम पढ़ते हैं, इसकी शक्ति कहाँ से मिलती है। तो आपने आर्टिकल पढ़ा है, आर्टिकल 13। मैंने आपको पूरे विस्तार से पूरी एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो आर्टिकल 13 पे बताई है आप लोगों को, केस स्टडी के साथ साथ। उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि आर्टिकल 13 ये कहता है कि ऐसा कोई भी कानून जो कि संविधान के अनुसार नहीं है, पहली बात, या फिर इसको दूसरे शब्दों में बोलें तो ऐसा कोई भी कानून जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रहा हो। ठीक, तो मूल अधिकारों का हनन करने पर अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून जो है शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 साफ साफ घोषणा करता है। और इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अगर ऐसा कोई कानून हमारे समक्ष आता है जो कि मूल अधिकारों का हनन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उस कानून को ही खत्म कर देंगे। और उसमें कई प्रकार के नियम पढ़े थे आपने कि कभी कभी पूरा कानून ही खत्म कर दिया जाता है, कभी कभी उस कानून के कुछ पार्ट जो कि संविधान सम्मत नहीं है या मूल अधिकारों को हनन कर रहे हैं, केवल उस पार्ट को खत्म किया जाता है, बाकी अन्य पार्ट को ऐसे ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 जो है ये बेसिक रूप से उसी का एक कॉन्सेप्ट लिए हुए है न्यायिक समीक्षा का, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आर्टिकल 13 के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला हुआ है। और न्यायिक समीक्षा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, जो अधिनियम पारित होते हैं, कोई ऐसे रूल्स पारित होते हैं, कोई विनियम पारित होते हैं, तो उन सब की जांच की जाती है। और अगर वो नियम अधिनियम मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं और या फिर आप समझ लीजिए कि संविधान सम्मत नहीं है, तो उनको जो है सुप्रीम कोर्ट नल एंड वाइड घोषित कर देती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख लीजिए, 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जो कि न्यायपालिका से उसकी जो न्यायिक समीक्षा की शक्ति को छीन रहे थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वाइड घोषित करके उस पार्ट को, जो 42वां संविधान संशोधन के कुछ पार्ट को क्या है, निरस्त कर दिया। वैसे ही 2014 में जो NJAC आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसके बारे में पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, उसको न्यायपालिका ने निरस्त कर दिया, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की और जो कोर्ट होती है उनकी जो पावर होती है, बेसिक पावर जो होती है, उसको समाप्त कर रहा था। उसकी स्वतंत्रता जो होती है, इंडिपेंडेंस जो है, उसको खत्म कर रहा था, इसलिए जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त कर दिया। तो ये तो हो गया उसकी पृष्ठभूमि। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, पहले आप केवल समझ लीजिए, अपने आप आपको याद हो जाएगा, नोट्स की जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। ठीक है, तो इसका अर्थ जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि सीधी सी बात यह है कि एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट भी, के दोनों के पास शक्ति होती है न्यायिक समीक्षा की। तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट क्या कर सकते हैं, उस कानून की वैधता को जांच कर सकते हैं, और अगर वो कानून संविधान सम्मत नहीं है तो उस कानून को कैंसिल कर दिया जाता है, उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से मामले जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहला वही कि अगर कोई संवैधानिक संशोधन हो या फिर कोई कानून पारित हो। अब वो कानून या तो राज्य द्वारा पारित किया गया हो या फिर संसद द्वारा, कोई पारित कर दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर वो कानून संविधान सम्मत नहीं है तो फिर उसको नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाता है। उसके अलावा
किसी भी व्यक्ति, किसी कोई प्रशासनिक अधिकारी है, उसके द्वारा भी कोई अगर आदेश निकाला जाता है, उन आदेशों की भी जो संवैधानिक वैधता है उसकी जांच इन्हीं जो न्यायिक समीक्षा के अधिकार हैं उसके तहत की जाती है। तो ये तो हो गया उसका अर्थ और कहाँ पे प्रयोग होता है। अब इसके महत्व के बारे में अगर समझें आप, तो अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि महत्व जो है इसका, सबसे बड़ा महत्व यही है कि मूल अधिकार जो है नागरिकों के, उनको जो है उनकी रक्षा करने हेतु जो है न्यायिक समीक्षा के अधिकार की आवश्यकता निश्चित रूप से जरूरी है। उसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता हमारे यहाँ है। अब मान लीजिए कि संसद जो है, वो अलग बात है कि संविधान सर्वोच्च है, लेकिन संसद को शक्ति दी गई है कि संविधान में संशोधन कर सकती है। तो अगर संविधान में संशोधन संसद जो है असीमित रूप से करने लगे तो फिर क्या होगा? तो फिर तो देखा जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। तो उसी दिक्कत को रोकने के लिए कि कहीं संसद जो है निरंकुश रूप से संविधान संशोधन करके जो उसकी मूल भावना है उसको बिगाड़े ना, इसलिए जो है न्यायिक समीक्षा के अधिकार की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक। उसके अलावा जो संघीय ढांचा है हमारा, फेडरल सिस्टम जो है कि राज्यों को भी अधिकार दिए जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि केंद्र जो है कुछ आदेश निकाल करके राज्यों को जो है उनके अधिकार छीन ले। जैसा कि अनुच्छेद 365 में वर्णित है। तो 365 के तहत क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर संसद या फिर आप कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश का अगर राज्य सरकार उल्लंघन करती है तो राज्य सरकारों को बर्खास्त किया जा सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपने इस पावर का जो गलत मिसयूज करने लगे। तो इन सब को रोकने के लिए जो है न्यायिक समीक्षा के अधिकार की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक। तो ये तो हो गया महत्व। आपको उस एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बताया कि एनजेसी हो गया, 42वां संविधान संशोधन हो गया। इन सब को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उनके कुछ भाग को या फिर पूरे के पूरे कानून को ही सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। और एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। तो उसमें जो है हर बार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि अगर जो ऐसा होता है कि आप हमारे अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि नवीं अनुसूची बन गई थी। ठीक। तो नवीं अनुसूची बनाने का क्या उद्देश्य था कि जो उसमें जो भूमि अधिग्रहण हो रहा था, तो वो चूंकि हमने मूल अधिकार दे रखा था संपत्ति का अधिकार, तो उसके खिलाफ हो रहा था। तो इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल करके सरकारों ने क्या किया था कि नवीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट दिया था कि इसमें केवल कुछ कानूनों को डाला जाएगा और उन कानूनों की समीक्षा नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय चूंकि जरूरत थी देश को, इसलिए उस समय कुछ नहीं बोला। लेकिन बाद में सरकारों ने क्या किया, उसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। तो इसी कारण से एक केस हुआ था IR कोहेलो केस। तो IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो 1973, ये वही डेडलाइन है 1973, जब एक फेमस केस हुआ था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो 1973 24 अप्रैल 1973 का जो मामला था, उसके बाद जो भी कानून जो है नवीं अनुसूची में डाले जाएंगे उनकी जो है संवैधानिक वैधता की जांच की जा सकती है। हाँ, उसके पहले जो कानून डाले गए हैं उनकी जांच जो है नहीं की जाएगी, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उसके बाद के कानूनों की जांच होगी। तो ये IR कोहेलो बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। आर्टिकल 13 हो गया, आर्टिकल 32 हो गया, और सुप्रीम कोर्ट के जो अधिकार हैं आप पढ़ेंगे 131 से लेकर के 136 और 143, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति अगर कुछ मांगता है, उससे जानकारी मांगता है, सुप्रीम कोर्ट जो अपनी राय उसको देते हैं। तो इन सब के तहत जो है न्यायिक समीक्षा का अधिकार सम्मिलित है। और यहाँ तक कि मैंने बोला हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है। तो अनुच्छेद 226 में आपको पता है कि रिट जारी करने की शक्ति है, और 227 जिसमें अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति है, मैंने अभी जस्ट पिछली वीडियो में बताया था। तो इनके तहत भी अन्य जो और हाई कोर्ट के जो अधिकार हैं उनके तहत जो है कहीं ना कहीं न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसके अंदर निहित है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों को मिला करके अगर बोलें आप, तो हायर जुडिशरी, उच्चतर जो कोर्ट हैं, उनके पास ये पावर है कि वो न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। अगर आपके विषय क्षेत्रों की बात करें तो इसलिए मैंने 3-4 मुख्य रूप से लिख दिए हैं। पहला, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। दूसरा, उस प्राधिकारी की सक्षमता से अगर बाहर है, मान लीजिए किसी ने आदेश निकाला और अगर वो आदेश उसकी सक्षमता से बाहर है तो क्या वो आदेश माना जाएगा, तो उसकी जांच के लिए और उसके ऊपर भी ये लागू होता है। और अगला, संबंधित कानून जो है संवैधानिक प्रावधानों के प्रतिकूल है, उस कंडीशन में भी ये न्यायिक समीक्षा के अधिकार का प्रयोग होता है। सबसे बड़ी बात एक चीज़ और समझने वाली बात है कि क्या न्यायिक समीक्षा का अधिकार स्व संज्ञान लेने योग्य है क्या, ये प्रश्न बार बार उठता है। स्व संज्ञान, आपको पता है स्व संज्ञान का मतलब ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मामला है जो जिस पे अभी पिटीशन दायर नहीं हुई है, इस पे किसी ने याचिका नहीं लगाई है, फिर भी वो समाज के हित में है और हमें उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट खुद जो है अपने खुद से स्वयं से संज्ञान ले सकते हैं और उनको जो है उसके खिलाफ केंद्र को या राज्य को नोटिस भेज करके उससे जवाब मांग सकते हैं। तो इसमें प्रश्न उठता है कि क्या न्यायिक समीक्षा का अधिकार स्व संज्ञान लेने लायक है, तो इसका आंसर है नहीं।
जब तक कोई केस जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के समक्ष नहीं लाया जाएगा कि ये मैटर जो है न्यायिक समीक्षा के अधिकार के तहत इसकी जांच होनी चाहिए, तब तक जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस अधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आती है कि थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं कि भारत और यूएसए में क्या अंतर है। तो ये अंतर समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, यानी कि कानून की समुचित प्रक्रिया, और दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये जब मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था जब मैंने, तो उस समय आर्टिकल्स मैंने पढ़ाए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मूल अधिकारों की बात हो रही थी तो उसमें बहस छिड़ी कि आखिर में हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाएं या प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ को अपनाएं। तो इसके बारे में डिटेल रूप से जानना हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के इन दोनों में अंतर क्या होता है समझ लीजिएगा। अभी आप ये समझ लीजिए शॉर्ट फॉर्म में कि इन दोनों में अंतर इतना सा होता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जहाँ पर लागू है, जैसे कि यूएसए, वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो ये तो जांच करे ही कि जो कानून बनाया गया है, अधिनियम बनाया गया है संसद के द्वारा, वो सही है या नहीं। उसके अलावा ये भी जांच कर सकती है कि वो अधिनियम बनाने की शक्ति क्या संसद के पास है भी या नहीं है। ये दोनों चीज़ों की जांच कर सकती है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट। ठीक। जबकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ में क्या होता है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल इतना जांच करती है कि क्या जो अधिनियम पारित हुआ है वो संविधान सम्मत है कि नहीं है, किसने पारित किया है, इससे ऊपर कोई बहस नहीं होती है। ठीक। ये होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो भारत में कौन सी प्रक्रिया है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास केवल इतना ही पावर है कि वो केवल संवैधानिक वैधता की जांच कर सकती है, न कि ये प्रश्न पूछे कि आखिर में आपने ये किस शक्ति के तहत ये कानून पारित किया। ठीक है। क्योंकि कारण उसका ये रहा कि संसद के पास पूरी पावर दी गई है कि वो आप अधिनियम पारित एक्ट बना सकते हैं, तो उस पावर को जांचने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी गई है। ठीक। तो इसलिए जो है भारत में जो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की प्रक्रिया अपनाई गई है। तो ये चीज़ें हैं। तो इसलिए जो है भारत में क्या होता है, उसकी नीतिगत प्रभावों आदि की चर्चा नहीं की जाती है, केवल उस पर इम्पैक्ट जो पड़ रहा है तो क्या वो इम्पैक्ट जो है संवैधानिक है या नहीं है, इनकी जांच की जा सकती है बस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो न्यायिक समीक्षा का जो एक लिमिटेशन आप कह लीजिए तो केवल इतनी ही है कि वो केवल इस चीज़ की जांच करेगी सुप्रीम कोर्ट कि जो कानून पारित हुआ है वो क्या नागरिकों के अधिकारों के सम्मत है या नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध जा रहा है, इतनी ही जांच की जाती है बस। ठीक है। तो ये तो हो गया न्यायिक समीक्षा का अधिकार क्षेत्र कह लीजिए या विषय क्षेत्र कह लीजिए भारत और यूएसए में। और यूएसए में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरी पावर होती है कि वो ये भी पूछ सकती है विधायिका से कि आपने ये कानून किस अधिकार के तहत पारित किया है, या उसमें जो नीतिगत प्रभाव कैसा होगा, इन सब के बारे में सुप्रीम कोर्ट वहाँ की उस संसद से पूछ सकती है। नवी अनुसूची में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि जो आयर कोएल्हो केस हुआ था 2007 में, उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी कानून जो है उसमें 9 शेड्यूल में डाले जाएंगे उनकी जांच होगी। और आपको जान करके हैरानी होगी कि वर्तमान में 282 कानून जो है नवी अनुसूची में डाल दिए गए। ठीक है, 282 कानून, जबकि बात हुई थी केवल भूमि अधिग्रहण कानून को डालने की, जब कितने कानून डाले जा चुके हैं, और जिसमें से 66 कानून जो हैं 24 अप्रैल 1973 के पहले के हैं। ये बहुत ही अच्छी ध्यान देने वाली बात ये है, पहला, चौथा, सातवां, 29वां, ये चार जो हैं ये कब के हैं, ये 24 अप्रैल 1973 के पहले के हैं, और बाकी सब जो हैं वो 1973 के बाद के हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये हो गई। अब हम समझ तो चुके हैं कि आखिर में जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, लेकिन अब ये जानना आवश्यक है कि उस पर इम्पैक्ट क्या होता है, उसके डीमेरिट्स और उसकी मेरिट्स क्या हैं, वो आपको जानना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मेरिट समझें इसके बारे में, इसके समक्ष में, इसके समर्थन में तर्क अगर दें हम, तो सबसे पहली बात वही जो चीज़ उसकी खूबियाँ हैं उनको आप गिना दीजिए। तो खूबियों के अनुसार संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखने हेतु, उसके बाद विधायिका और कार्यपालिका के ऊपर उचित नियंत्रण रखने हेतु, यहाँ पर शब्द यूज हुआ उचित नियंत्रण। उचित नियंत्रण का मतलब ये होता है कि न्यायिक समीक्षा को जो है आप असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप हर बात पर प्रश्न उठाओ सरकार पे कि आपने ये कानून क्यों बना दिया, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद को दिया गया है, विधायिका को दिया गया है, और कानून की वैधता जांच करने का अधिकार केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो इसलिए उचित नियंत्रण रखना चाहिए, न कि उसका ज़्यादा नियंत्रण। और ये उचित नियंत्रण जो शब्द है, इस पर जब न्यायिक सक्रियता हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म, तब आप लोगों को मैं उसके बारे में बताऊँगा। न्यायिक सक्रियता, न्यायिक साहसवाद, जुडिशियल एडवेंचरिज्म, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, टर्म क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। तो आप ये याद रखिएगा, उचित नियंत्रण के बारे में उन वीडियोज़ में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी हो, संघीय ढांचे को बचाना हो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना हो, या सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक दायित्वों में सहायता करना हो,
तो इन सारे कामों के लिए न्यायिक समीक्षा के अधिकार की बहुत ही कड़ी आवश्यकता है और इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हो गए मेरिट्स, लेकिन अगर उसकी आलोचना करें तो सबसे पहली आलोचना जो आप ध्यान दें तो ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट ज़बरदस्ती में हर कानून की जांच करने लगे और उसमें दिक्कत व्यवधान उत्पन्न करने लगे। पहली बात होती है। दूसरी बात, मान लीजिए कि कोई कानून अभी लागू हुआ, ठीक, और मान लीजिए कि 42वें संविधान संशोधन लागू हुआ, तो स्वसंज्ञान तो कोर्ट ले नहीं सकता है। अब कोर्ट अगर स्वसंज्ञान नहीं लेगा तो हो सकता है 3, 4, 5, 10 सालों बाद कोई मैटर ऐसा आए तो कोई केस पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के पास कि भाई इस कानून की जांच करनी है आपको, किस या क्या है, सही है या गलत है। तो उन 10 सालों में उस कानून के तहत काम हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि न्यायिक समीक्षा के तहत अगर कोई कानून जो है असंवैधानिक घोषित किया जाता है या उसको कैंसिल किया जाता है, तो उस कानून के तहत पहले जो काम हुए थे उनको अवैध नहीं माना जाता। वो कानून के तहत जो काम हो चुके हैं उनको संविधान सम्मत ही मान के चला जाता है, उसके बाद जो नहीं माना जाता। तो आप सोचिए ज़रा कि इन 4, 5, 10 सालों में जो उस कानून का आप कह रहे हैं कि आज कह रहे हैं कि गलत तरीके से यूज हुआ है, लेकिन इन 10 सालों में क्या हुआ, उस कानून का प्रयोग कर दिया गया है। तो जिनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है उसका, उनकी भरपाई आप कैसे करेंगे, उनका हर्जाना कैसे करेंगे? तो ये चीज़ गलत है कहीं ना कहीं। तो ऐसा होना चाहिए कि भाई अगर न्यायिक समीक्षा करनी ही है तो आप हर कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाइए भाई कि ये कानून बनाया है हमने, आप इसकी पहले ही जांच कर लो कि गलत है कि सही है। सबसे पहला ये डीमेरिट है इसका। दूसरी डीमेरिट आप सोचिए कि हर कानून को अगर आप ऐसे जांच करने लगेंगे तो फिर कानून बनाने में और कानून की जाँच करने में फिर अंतर क्या रह जाएगा? फिर तो दोनों शक्ति आपके पास ही हो गई कि भाई हम कानून कोई बनाएंगे तो आप हर कानून की जाँच करके उसको आप संविधान सम्मत नहीं है ऐसा कह कैंसिल कर देंगे, तो ये भी गलत है। ठीक। अगली चीज़, इस कारण से क्या होगा, संसद जो है न्यायपालिका पर निर्भर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि संसद को लगने लगेगा कि न्यायपालिका जो है हर बार जो है उस कानून को निरस्त कर रही है, तो फिर हम कानून क्यों बनाएं? सुप्रीम कोर्ट से ही बोल देते हैं भाई कानून बनाइए आप अपने हिसाब से, ताकि आपको फिर ज़रूरत न पड़े। ठीक। उसके अलावा न्यायपालिका जो है बार बार अपने निर्णयों को ही पलट देती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल जब मैं आप लोगों को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यानी कि जो संघीय ढांचा पढ़ा रहा था आप लोगों को, मैंने मूल संविधान का जो मूल ढांचा जो था उसके बारे में बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गोलकनाथ केस हो, शंकरी प्रसाद केस हो, उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केस राज्य केस हो, सज्जन सिंह केस हो, इन सभी केसों में बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों को पलटा है। और ऐसे कई फैसले आपके पास मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कुछ और बोला, बाद में कुछ और बोला। तो इन सारे फैसलों से मतलब क्या है कि भाई एक बार आप कहोगे कि वो कानून सही है, दोबारा आप कह दोगे कानून गलत है, तो कहीं ना कहीं ये डिमेरिट है कि भाई आप उस चीज़ को इंटरप्रिटेट नहीं कर पा रहे हो। वो अलग बात है कि संविधान ने आपको शक्ति दी है कि आप उन चीज़ों को व्याख्यात कर सको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बार बार उन कानूनों को बदल दोगे और कि आज ये कानून आपके लिए सही है और कल वही कानून आपके लिए गलत हो जाता है। ठीक। तो इससे दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। आगे कि न्यायिक समीक्षा का शक्ति हुई प्रयोग स्वतः नहीं है, तो ये दिक्कत क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। तो इन चीज़ों से साफ साफ स्पष्ट होता है कि ये सही है, न्यायिक समीक्षा की शक्ति की आवश्यकता तो है, क्योंकि संसद जो है निरंकुश रूप से प्रयोग न करने, जैसा कि इमरजेंसी के टाइम पे असीमित शक्तियों का प्रयोग किया गया था, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को हनन करने का प्रयास किया गया था, सभी को पता है। कभी चर्चा अगर जरूरत पड़ी तो चर्चा करेंगे इमरजेंसी टाइम की। तो इसका मतलब ये है कि ज़रूरत तो है न्यायिक समीक्षा की, लेकिन न्यायिक समीक्षा को न्यायिक साहसवाद में बदलना नहीं चाहिए। अब जुडिशल एक्टिविज्म में क्या होता है, न्यायिक सक्रियता क्या होती है, वो न्यायिक समीक्षा से जुड़ी हुई है। तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यायिक समीक्षा के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट जो है खुद जो है एक निरंकुश काम करने लगे। मतलब ये है कि दूसरों को निरंकुशता से रोकते रोकते वो खुद निरंकुश न बन जाए। ये ज़रूरी है कि इस पर थोड़ा सा कंट्रोल लाया जाए और ज़रूरत के अनुसार ही इस पर काम किया जाए। तो बड़े जो पहले मुख्य न्यायाधीश हो चुके हैं PN भगवती आदि, इन लोगों ने भी इस पर चर्चा की है कि इसका प्रयोग उतना ही होना चाहिए कि जितना तक जो है समाज में इसको स्वीकारा जा सके और जितना उचित हो। अपनी शक्तियों से आगे बढ़ करके इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई न्यायिक समीक्षा के बारे में बातें। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, और डिस्क्रिप्टिव रूप से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरिट डिमेरिट हो या उसका अर्थ हो या संवैधानिक प्रावधान हो, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को। और इसके नोट्स जो हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जुडिशल एक्टिविज्म आदि के बारे में समझेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।